गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। एक छोटा सा पार्ट अपना रह गया था, इन द सेंस वो बच्चों को दिक्कत कर रहा था एवरेज मोलर मास वाला, है ना। तो मैंने बोला इसका एक कॉमन वीडियो बना करके डाल देंगे, जिनको भी दिक्कत आएगी उसको मैं शेयर कर देंगे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली कुछ ऐसा है नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल वगैरह में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी दिए हुए हैं इसके। तो थोड़ा सा बच्चों को है तो बहुत बड़ा, बहुत बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें है नहीं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें उन्होंने है ना उलझाने के तौर पे कर रखी क्वेश्चन में, तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं ना क्या होता है। क्लास 12 में लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर भी वाला कॉन्सेप्ट उसमें आता है और मोल कॉन्सेप्ट में आते ही रहता है ना। एवरेज मोलर मास वाला मतलब, या फिर मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी अपन इसको बोलते हैं ना। जैसे मान लो कंटेनर है अपने पास, और मैं पहले प्रॉपर बताता हूँ, उसको लिख देता हूँ एवरेज मोलर मास। ये इसको अपन बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ये इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव मोलर मास। क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिव मोलर मास। ठीक है, इसको शॉर्ट में एम एवरेज या फिर एम मिक्सचर या एम इफेक्टिव ऐसे कुछ बोलेंगे, है ना। ये एम बार ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्यों होता है ये टर्म यूज क्यों किया जाता है, तो उसको थोड़ा समझते हैं अपन लोग। जैसे मान लो अपने पास कोई भी पर्टिकुलर कोई भी गैस है या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड है, तो अपन के पास पता है हमें ऑब्वियसली उसका कुछ मास होगा। जैसे मान लो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लो सपोज कोई गैस पड़ी हुई CO2 पड़ी हुई है, तो CO2 का कुछ मोलर मास है, जिसको अपन फॉर्मूला बोलते हैं ना 44 ग्राम पर मोल। मान लो सपोज उस गैस के अंदर O2 है, मिक्सचर बन गई, तो इस मिक्सचर का भी एक मोलर मास अपन बोलते होता है। उसको अपन एवरेज मोलर मास या फिर मोलर मास ऑफ मिक्सचर बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं इफेक्टिव मोलर मास, ठीक है। दोनों का अलग अलग इंडिविजुअली तो हो गई होगा, जैसे CO2 का 44 हो गया, O2 का 32 हो गया, लेकिन मिक्सचर का अपन बोलते हैं एवरेज मोलर मास, है ना। या फिर मोलर मास का मतलब क्या होता है? एक मोल का मास होना। तो अपन क्या बोलेंगे? एक मोल मास का सब्सटेंस क्या है, एक मोल मास का वेट क्या है, वजन क्या है, मास क्या है, उसको अपन मोलर मास बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, तो जो भी मास होगा उसको अपन मोल से डिवाइड कर देंगे, तो एक मोल का मास आ जाएगा, उसको अपन मोलर मास बोलेंगे। लेकिन वो मोलर मास किसका होगा? दोनों का होगा, तो उसको अपन मिक्सचर का मोलर मास या एवरेज मोलर मास बोलते हैं। तो अभी हम इसकी बात करते हैं 2 मिनट बाद। जैसे मान लो सपोज तो मुझे मोल निकालना हो, तो मोल कैसे निकालते हो बताओ? मास बाय मोलर मास निकालते हो, तो मास बाय मोलर मास, है ना। मैं एम मतलब स्मॉल एम मतलब मैं मास से लिख रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ डब्ल्यू वेट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैपिटल एम लिखूंगा मतलब बात हो रही होगी यहाँ पे किसके बारे में? मोलर मास के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज मुझे मोलर मास निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? मास बाय मोल्स, रीअरेंज कर दिया, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए। तो ये मोलर मास का एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि मास को अगर मोल से डिवाइड करो दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास एक्चुअली, है ना, कि टोटल मास बाय टोटल मोल्स या मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास, है ना। तो अगर मान लो सपोज करो मेरे पास कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मान लो सपोज करो कोई दो चीजें अवेलेबल है, दो चीजें प्रेजेंट है, दो से ज्यादा चीजें हैं, 2 3 4 5 कितनी भी है, तो यहाँ पे दो चीजें अवेलेबल है ना। तो इसके मोलर मास को अपन क्या बोलेंगे? मिक्सचर का मोलर मास, या क्या बोलेंगे बताइए? एवरेज मोलर मास। समझ में आया क्या? अगेन अगर मान लो मुझे इसको निकालना है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह लिख देता हूँ। अगर मान लो मुझे एवरेज मोलर मास निकालना है, इस पूरे को मैं एक बार रब कर देता हूँ तो प्रॉपर अच्छे से बताता हूँ। ये समझ में आ गया कि मास को मोल से डिवाइड करना है। ये याद हो गया क्या कि अगर मोलर मास निकालना है तो मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मुझे मोलर मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोल से, है ना। तो अपन हम एज्यूम करके चलते हैं, पूरा की पूरा रब कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जगह थोड़ी सी कमी है मेरे बोर्ड, ये वाले क्लास के बोर्ड तो बहुत बड़े बड़े, ये वाले बोर्ड जो है उसके 1/4 मेरे ख्याल से काफ़ी छोटे हैं, तो थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा हमें। A प्लस बी मान लो दो कोई सब्सटेंस है, तो दो कोई गैसेस मिला के रख दिया हमने। अब इसका कोई मोलर मास होगा, तो उस मोलर मास को मैं बोलूँगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर या फिर एवरेज मोलर मास। जो कितना निकलेगा बताइए? मास अपॉन मोल्स। अगर ये मिक्सचर का मोलर मास है तो मास भी किसका होगा? मिक्सचर का होगा, और मोल्स भी किसके होंगे बताइए? मिक्सचर के ही होंगे। अब ये भी सभी को पता है कि मास जो है एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, मोल्स वो भी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे मान लो इसका मास 1 ग्राम है, इसका 2 ग्राम, तो पूरे मिक्सचर का मास कितना होगा? 3 ग्राम होगा। इसके 1 मोल, इसके 2 मोल, तो पूरे मिक्सचर में कितने मोल्स होंगे? 3 मोल्स होंगे। तो इसका मतलब इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल मास, एक ही मतलब है। और नीचे की तरफ क्या लिख सकता हूँ? टोटल मोल्स, एक ही बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, मास एडिटिव है तो मैं लिख सकता हूँ बेसिकली ए का मास है और ये बी का मास है ना। जब भी मैं स्मॉल एम लिख रहा हूँ मतलब मास होगा, और कैपिटल एम लिख रहा हूँ मतलब क्या होगा? वो मोलर मास होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय मोल्स वो भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बेसिकली मोल्स ए के हैं प्लस किसके मोल से बताइए? बी के मोल से। मेरी बात समझ में आती है क्या? अच्छा, ऑलरेडी हम जानते हैं कि मोल इक्वल टू कितना होता है? मास बाय मोलर मास। तो अगर मान लो सपोज को मास निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोल को मोलर मास ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास को निकालने के लिए मोलर मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? मास को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? मोल्स ए के इनटू में मोलर मास ऑफ ए, सही है। मास ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? मोल्स ऑफ बी इनटू में मोलर मास ऑफ बी, अपॉन में बोली क्या लिख सकता हूँ? टोटल मोल्स, यानी ए मोल्स के और साथ में मोल्स ऑफ बी।
सही है क्या? अच्छा मुझे बताओ, क्या डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी चीजें अवेलेबल है सबसे डिवाइड में है ना? जैसे मान लो सपोज मैंने लिखा x प्लस वाई माइनस जेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा x बाय जेड प्लस में y बाय जेड है ना, मतलब जो z है जो डिनोमिनेटर है वो सब टर्म से जो ऊपर है न्यूमरेटर में उससे डिवाइड में, तो बेसिक सी बात है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि ये जो मोल्स ऑफ ए है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और हम ये सभी जानते हैं कि अगर मोल्स ऑफ ए को अगर मैं मोल्स ऑफ टोटल मोल्स से डिवाइड करूंगा मोल्स ऑफ बी तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहलाएगा। इन द सेम वे मोल्स ऑफ बी को अगर टोटल मोल्स से डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहलाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन, राइट। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ बी। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी वाली बात ही नहीं है। मैं एक सेकंड कैमरे में जाके पहले चेक कर लेता हूँ पीछे से कि पूरा यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब मान लो मैं थोड़ा सा इधर जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इधर रब कर रहा हूँ इधर तरफ का। देखो अगर मान लो सपोज का 1000 मार्क्स का पेपर होता है और 1000 में से किसी बच्चे के मान लो 700 मार्क्स आते हैं, तो अगर मुझे परसेंटेज बताना हो तो कितना बोलोगे बताओ, 700 बाय 1000 इंटू 100 दैट इज 70%, राइट। लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन में बताना है फ्रैक्शन में तो इसको बोलेंगे 0.7, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को अगर मुझे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को 0 से लेकर 1 के स्केल में बताना, और परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 0 से लेकर 100 के स्केल में बताना, सही बात है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से फ्रैक्शन में परसेंटेज में आने के लिए मुझे परसेंट का 100 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कहने का, ठीक है। उसी तरीके से मुझे अगर परसेंट बाय मोल्स निकालना है, परसेंट बाय मोल्स निकालना है, इसको मैं चाहूँ तो मोल परसेंटेज भी बोल सकता हूँ। इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो सपोज करो मोल फ्रैक्शन को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मोल परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो भी मोल परसेंट दिया हुआ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा काय से, 100 से। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बुराई वाली बात इसमें है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह कम पड़ गई इधर, तो मैं काम करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा है ना इधर तरफ लिख देता हूँ, इधर का मेरे ख्याल से मैं काम इधर लिख देता हूँ, साइड लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, तो मैं अभी ऊपर आप करके वापस से लिख दूंगा। एवरेज मोलर मास का एक फॉर्मूला और बन सकता है, क्या बन सकता है, इधर लिख रहा हूँ मैं बाकी का, क्या लिख सकता हूँ बताओ, मोल फ्रैक्शन की जगह में लिख सकता हूँ मोल परसेंटेज, सही है, किसका, ए का, इनटू में क्या, मोलर मास किसका, ए का, प्लस में क्या हो जाएगा बताइए, मोल परसेंटेज किसका बताइए, बी का। थोड़ा सा जगह कम है मैं इधर रब कर रहा हूँ, इनटू में क्या हो जाएगा बताइए, मोलर मास बी का, अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, बोलो कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ, अभी दोनों तरफ 100 है, 100 कॉमन लेके 100 कर दो, सीधी सी बात है, कोई बुराई वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास कितने 3 4 5 फॉर्मूले बन गए, देखो कितने बन गए। अगर मान लो मुझे मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर दो स्पीशीज अवेलेबल है, ए प्लस बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। अगर मान लो सपोज एक से ज्यादा स्पीशीज अवेलेबल है तो मैं जनरलाइज करके लिख देता हूँ फॉर्मूले को, तो सारी मास को मैं ऐसे लिख देता हूँ सबसे पहले तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स, और टोटल मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी एंड सो ऑन, जितने भी है सबको मास को मैं ऐड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए एंड सी, एंड जितने भी सारे के सारे क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से मैंने बोला था मास की जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, मोल इनटू मोलर मास वाला, तो कितना आ जाएगा, मोलर मास ए का इनटू में मोल्स ए के, मोलर मास ए के है ना, प्लस में मोल्स बी के, प्लस में मोल्स बी के, इनटू में मोलर मास किसके, बी के, प्लस में जितने भी सबको ऐड कर दो, अपॉन में क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, जितने भी सबको क्या करते जाओ सीधे सीधे ऐड करते जाओ, कोई बुराई वाली बात इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूँ, बस और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मोल फ्रैक्शन वाला भी अभी बताया था कि मोल्स को मोल्स से डिवाइड करो, टोटल मोल्स को, मोल फ्रैक्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ए के इनटू में मोलर मास ए का, प्लस में मोल फ्रैक्शन बी के इनटू में मोलर मास बी का, प्लस जो भी सारे के सारे ऐड करते जाओ तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और उसी तरीके से अगर मान लो सपोज करो मोल परसेंटेज से निकालना है तो मोल परसेंट ए के इनटू में मोलर मास ए का, प्लस में मोल परसेंटेज किसके, बी के इनटू में क्या, मोलर मास किसका, अपॉन में बी का, अपॉन में कितना आ जाएगा बताइए, 100 आ जाएगा। तो अब मैं एक और चीज बोलूंगा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 फॉर्मूले मैंने लिख तो दिए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं आप पांचों के पांचों याद करो। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद करोगे तो आप अपने आप पांचों अपने आप बना लो, जैसे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट याद है अपने आप याद है। बताने का पर्पज इतना सा है पांचों कॉन्सेप्ट को कि अगर एक बार बच्चे को बता दूं मैं या आप लोगों को बता दूं घर में, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मोल फ्रैक्शन को, मोल्स को, मोल परसेंटेज को मैं कहीं ना कहीं एवरेज मोलर मास से रिलेट कर सकता हूँ। तो अगर मान लो कभी किसी सवाल में इस टाइप की कोई टर्म्स यूज में आती है या इन किसी टर्म्स के बारे में पूछा जाता है तो आप रिलेट कर पाओगे, है ना।
इसलिए बता देने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपको मैं सिंपली फॉर्मूला लिखा देता तो भी सफिशिएंट था, पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से घुमा फिरा के बनते हैं। कठिन क्वेश्चन बनाना होगा तो मोल परसेंटेज या एवरेज मोलर मास दे देगा, मोल फ्रैक्शन पूछेगा किसी भी चीज़ का, है ना। अभी मैं कराऊंगा 2-4 क्वेश्चन आपको इसमें, तो आप देखिएगा कैसे क्या होते हैं इसमें सवाल। तो ये जनरली सारे फॉर्मूले मैंने लिख दी, फॉर्मूले लिखने एवरेज मोलर मास के काम के होते हैं ना। एक और थोड़ा सा पॉइंट होता है जो मैंने आपको वेपर डेंसिटी के बारे में बताया था। तो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज करो, ये बताया था मैंने वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि ये हम जानते हैं कि बेसिकली दो डेंसिटीज का रेशियो है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी होती है ना, यहाँ पे जो रेफरेंस गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और डी का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला फॉर द आइडियल गैस क्या होती है बताइए? Pm/RT होता था। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, 2 सेकंड का रिवीजन करा रहा हूँ बस मैं आपको डेंसिटी के बारे में, वेपर डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो वो डिवाइड करने पे क्या होता था, ये P/RT कैंसिल होता था, और हम बता चुके थे बेसिकली इसके बराबर होता था मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि 2 होती थी। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं वेपर डेंसिटी का फार्मूला कैसे बनता है ना, ऐसे बता दिए तो बोलिए कितना हो जाएगा। अगर मान लो सपोज करो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, मिक्सचर का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला यूज यहाँ पे कई बार आता है, ठीक है। कई बार क्या होगा, आपको वेपर डेंसिटी मिक्सचर की दे दी जाएगी, मोलर मास मिक्सचर का पूछ लिया जाएगा, मोलर मास मिक्सचर का निकालने के बाद आपसे पूछ सकता है मास पूछ ले, मोल्स पूछ ले, मोल फ्रैक्शन पूछ ले, मोल परसेंट पूछ ले, कुछ भी कर सकता है ना। तो ये जो बोर्ड में आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं इतना ही है। एवरेज मोलर मास में क्या मैं एवरेज मोलर मास में इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा आएगा नहीं। जो भी आएगा कठिन क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, इवन आइसोटोप्स आते हैं, वो भी आइसोटोप्स के बारे में आपको सुना होगा, उसका एवरेज मोलर मास पढ़ाया है मैंने आपको, ये है ना। चलो बात करते हैं आगे चल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनते क्या बनते हैं ना। थोड़ा सा अपने पास समय कम है तो अपन ऐसा चाहेंगे कि ना क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करने के बजाय, क्योंकि आपके पास नोट्स तो हैं इसके, है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, आपके पास प्रॉपर सभी लोगों के पास नोट्स हैं इसके, है ना। क्लास के नोट्स सभी के पास इसके पास है ना, इस चीज़ के सभी के पास है। तो आप चाहें तो प्रॉपर, वैसे तो मैं यहाँ पे भी लिखवा रहा हूँ, आप इससे भी नोट बना सकते हो, कभी मान लो नहीं बनाया हो तो, लेकिन मेरे को याद है मैंने अच्छे से पढ़ाया, नोट्स प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह करवाया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह आप जो है उसमें देख लेना। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है तो मैं अवॉइड करूँगा ज़्यादा लिखवाना, क्वेश्चन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा, है ना। मतलब कोई क्वेश्चन है तो मैं लिख दूंगा एक डब्बा है, उसके अंदर ये गैस अवेलेबल है, इसका मास ये, इसका मास ये, और एवरेज मोलर मास आपको निकालना है ना। चाहूँ तो मैं इसको लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन है तो लिख देता हूँ लैंग्वेज में प्रॉपर इसको। एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, अ कंटेनर हैविंग, लिख देते हैं सपोज करो 64 ग्राम्स O2 एंड 96 ग्राम्स O3, और ये दोनों आपस में नॉन रिएक्टिव है। मतलब ये ऐसे इस टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर दिया है, जो भी होगा इस क्वेश्चन में जो भी टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा या 20-30 या रूम टेम्परेचर होगा, तो हम रिएक्ट नहीं कर रही है ना, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, हमें पता है। और पूछा जाता है आपसे कैलकुलेट, 2 पार्ट, ए पार्ट है इसका बताइए कि मिक्सचर का मोलर मास बताना है मुझे एक तो, और बी पार्ट है मुझे बताना है वेपर डेंसिटी मिक्सचर की। 2 चीज़ें हैं जो हमें पता करना है इसमें, ठीक है। तो देखो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर O2 पड़ा है और साथ में यहाँ पे O3 गैस पड़ी हुई है। इसका 64 ग्राम 64 ग्राम है, इसका 96 ग्राम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज मोलर मास क्या होगा या मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बोलो? टोटल मास बाय टोटल मोल्स का, यानी क्या लिखोगे, मास O2 का प्लस मास O3 का अपॉन में क्या लिखोगे, मोल्स O2 का प्लस मोल्स O3 का। अभी देखो अभी बताया फॉर्मूला मैंने आपको, सही है। बता O2 का मास कितना किलो होता है? 64 ग्राम 64 ग्राम, और ये कितना बताइए 96 ग्राम 96 ग्राम कितना है बताइए 96 ग्राम अपॉन बताइए टोटल मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मोलर मास, मास कितना 64 अपॉन में मोलर मास कितना होगा 32 O2 का, तो इसका मास कितना बताइए 96 और मोलर मास कितना होता है O3 का 48। तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा अपने पास 160 160 अपॉन में 2 बार में कट रहा है नहीं, 2 4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 40 ग्राम, सही है। अच्छा वही अगर मान लो सपोज करो मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है किसी मिक्सचर की या इसी मिक्सचर की, तो मैं या एवरेज वेपर डेंसिटी बोल सकते हो चाहो तो जो भी एवरेज मोलर मास है उससे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। और हम जानते हैं वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये तो बेसिकली वेपर डेंसिटी जो है वो दो डेंसिटीज का रेशो है, तो वो कैंसिल हो जाती है यूनिट्स, है ना। तो ये बताना था यहाँ तक, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम वाली बात नहीं थी, बड़ा बेसिक सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में कि नहीं हो रहा है। हाँ अभी तक तो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में सभी को, है ना। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा समय बचाऊँ, तो मैं क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, अभी लिखने को लिख सकते हैं, पर उससे अच्छा मैं थोड़ा सा
आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, है ना। जैसे मान लो एक कंटेनर, एक क्वेश्चन और है, अभी मान लो आपको ऐसे दे दिया कि कंटेनर के अंदर CO2 गैस पड़ी हुई है, मान लो सपोज H2 गैस पड़ी हुई है, और यहाँ पे दे दिया जाता है 66% है, और ये ऑब्वियसली देखो टोटल 100% ही होता है, और दो ही गैस है, उसमें से 66% ही होगी, उसमें से 34% यही होगी, और ये परसेंट देगा बाय मास। तो जब भी आपको क्वेश्चन में टोटल मास गिवन नहीं होगा तो आपको क्या बन जाएगा कि टोटल मास का 66% ये है, तो आप ऐसे एज्यूम कर लेंगे टोटल मास कितना है 100 ग्राम है, और 100 ग्राम का 66% कौन है CO2 है, तो कितना हो जाएगा 66 ग्राम हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 34 ग्राम हो जाएगा। तो जो परसेंटेज दिया जाएगा बाय मास, ध्यान रखना बाय मास, टोटल मास का जो परसेंट दिया जाएगा वही आपका मास होगा, है ना। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मास पता चल गया, है ना, मास हमको पता चल गया, तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे मास बाय टोटल मोल्स वाला, टोटल मास बाय टोटल मोल्स का। तो मिक्सचर का मोलर मास या एवरेज मोलर मास निकालने के लिए करना पड़ेगा टोटल मोल्स, टोटल मास जो कि 60 प्लस 34, ऑब्वियसली 100 ही होगा ऊपर वाला टर्म, तो अपॉन में इसके मोल्स यानी मास बाय मोलर मास प्लस इसका मास बाय मोलर मास, कितना हो जाएगा ये मोलर मास यानी 2, यानी कितना निकल जाएगा मेरे पास 100 अपॉन में कितना आ रहा है 3/2 1.5 18.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, ये लगभग कुछ 5 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 5 ऐसा कुछ आएगा, देख लेना 5.4 कुछ आएगा ये। और अगर मान लो वेपर डेंसिटी पूछ ली जाए मिक्सचर की, तो क्या करोगे, इसका आधा कर देना, 5.4 को डिवाइड कर देना 2 से, तो कितना आ जाएगा 2.7 कर लोगे क्या, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी वाली बात इसमें तो इसमें कहता है नहीं है ना। चलो, तो ये भी बड़ा सिंपल का क्वेश्चन था। अब अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है, मान लो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है कि कंटेनर और कंटेनर के अंदर मान लो सपोज करो O2 गैस डाल दी, और मैंने मान लो सपोज करो दी थी H2 गैस, चलो ये लेते हैं, और मैंने आपसे बोला यार चलो इसकी जगह ले लेते हैं N2 गैस ले लेते हैं, है ना, और मैंने बोला कि मान लो सपोज करो उसके मिक्सचर के अंदर मान लेते सपोज करो इसके 2 मोल है और इसके 3 मोल मान लेते हैं, अब बताओ क्या करोगे। तो ऐसा जरूरी नहीं हमेशा वो सारे फॉर्मूले याद करो, पर हाँ याद कर लो थोड़ा सा स्पीड हो जाएगी ऑब्वियस है। तो आप क्या कर सकते हो, मोल से पहले मास निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगा दो टोटल मास बाय टोटल मोल्स करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, मिक्सचर का मोलर मास निकालने के लिए क्या करो, मोल्स वाला फॉर्मूला लगा दो सीधे, क्या मोल्स ऑफ O2 इनटू मोलर मास ऑफ O2 मोल्स ऑफ N2 प्लस मोलर मास ऑफ N2 अपॉन में कितना आ जाएगा टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ N2 O2 प्लस N2, मोल्स कितने की इसके 3 इनटू में इसका मोलर मास कितना होता है O2 का 32 प्लस में कितना आ जाएगा, है ना, कितना भी कर लो, फोर इसको एक काम करो 4 कर लो, इसको एक काम करो इसको भी 2 ही कर लो, सॉल्व आसानी से हो जाएगा, उसी 2 कर लो, डिवाइड भी 4 करने में आसानी होगी। इसका कितना होगा टोटल 2 मोल्स और मोलर मास कितना है N2 का 28 है ना, अपॉन में कितना होगा टोटल मोल जो कि 2 + 2 4 हो जाएंगे, तो 32 64 हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 56, अपॉन में कितना रहेगा 4, देख लेना जो भी सिंपल है, जोड़ करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये देखना मुझे कितना आ रहा है, 70 और 50 कितने होते हैं 120, है ना, तो 120/4 यानी कितना निकल जाएगा मेरे पास 30 ग्राम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो इसी मिक्सचर का वेपर डेंसिटी पूछ लिया जाता है मान लो सपोज को, तो फिर आप क्या करते हो उस टाइम पे 30 का आधा 15, सिंपल, कोई बुराई वाली बात है ही नहीं, इससे आसान क्या होगा, सही है, मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मान लो सपोज उसी कंटेनर के अंदर मान लो सपोज एक गैस और डाल देता N2 H2, तो फिर क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे इसके मोल्स, मान लो इसका एक ही मोल है, तो कितना होता है इसके मोल्स इनटू में इसका मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका बताओ, मोल्स ऑफ H2 इनटू मोलर मास ऑफ H2 अपॉन में क्या आता है मोल्स H2 का, है ना, बताओ इसका कितना आया था यहाँ पे 1 मोल इनटू में इसका मोलर मास 2 हो जाता है, बस नीचे की तरफ डिवाइड कर देते 5 से कर लेते, सॉल्व हो जाता है वो। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई जो मैंने बोली है, कोई डाउट तो नहीं है सवाल में, बड़ा सिंपल, कोई बुराई वाली बात इसमें नहीं है ना। हो सकता है मोल्स ना देकर के आपको क्या दे देता, इसका वॉल्यूम दे देते NTP पे या STP पर, समझ रहे हो, तो पहले मोल्स निकालते हैं, फिर एक फॉर्मूला लगा देते हैं, या हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देता, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देता, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मान लो इसको दे दिया जाता है कि 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स निकालोगे कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, 3.011 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23 दैट इज 0.5 मोल्स 1/2 मोल्स, तो मोल्स निकाल लेते, फिर लगा देते फॉर्मूला। तो घुमा फिरा के आपको फॉर्मूले यूज करना है और अल्टीमेटली आपको कॉमन सेंस लगाना है कौन सा उस टाइम पे फॉर्मूला है और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर अपन एक और क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बात करते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता, लेट्स से अगर मान लो सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर O2 पड़ा हुआ है, साथ में क्या पड़ा हुआ, कंटेनर के अंदर H2 पड़ा हुआ है, दो चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि मान लो सपोज करो ये O2 है, और मैंने बोल रखा है कि मान लो इसको मान लेते हैं कुछ X गैस है ये, और इसका मोलर मास आपको गिवन है, मोलर मास 80 है, ठीक है।
और इसमें ना आपको बेसिकली इसके ए मोल्स गिवन है और इसके बी मोल्स गिवन है, ठीक है, ये मोल्स गिवन है, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि अगर मान लो सपोज करो इसी कंटेनर में मैंने क्या करा, O2 गैस रखी और X गैस रखी, लेकिन अब की बार मैंने इसकी बी मोल्स ले ली और इसके ए मोल्स ले ली, रिवर्स कर दिया। कंटेनर था, इसके इतने मोल्स थे, इसके इतने मोल्स थे। अब की बार मैंने क्या करा, दूसरा कंटेनर या वही कंटेनर, सेम कंटेनर, कुछ अंतर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम O2 X गैस ही है, बस इसके बी मोल्स ले लिए, इसके ए मोल्स ले लिए, ठीक है, रिवर्स कर दिया। मतलब इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स मान लो, तो अब इसकी बार 3 मोल करके इसके 2 मोल, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लो सपोज करो इसका एवरेज मोलर मास है 40 का, तो इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा, इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में करवाया था, इसको प्रॉपर मैंने लैंग्वेज में लिखवा रखा है ना, हालांकि नहीं भी लिखा होगा तो आपको मैंने समझा दिया, कोई इशू नहीं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मोलर रेशो करके दिखा है, ठीक है, मतलब वो चल। अगर मान लो सपोज करो एवरेज मोलर मास अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मोल्स इनटू मोलर मास, जो कितना देगा A into 32 है ना, तो मोल्स 32 A कर देता हूँ उसको मैं, इसके मोल्स कितने B और मोलर मास कितना 80 भी हो जाएगा। अब और टोटल मोल्स कितना हो जाएगा A प्लस B, और इसका मोलर मास है कितना 40, ये वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 40 आ रही है ना, 40 आ रही है। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 32A प्लस में 80B इजिकल टू कितना हो जाएगा 40A प्लस में कितना हो जाएगा 40B, सही है, 40A प्लस में कितना हो जाएगा 40B, 40A प्लस 40B। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये हो जाएगा अपने पास 8A और 40B, 40B इजिकल टू 8A, यहाँ से A निकालोगे तो कितना निकल जाएगा 5B, सही है। A इजिकल टू कितना निकल जाएगा बताइए 5B। अच्छा, यहाँ का अगर एवरेज मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसके मोल्स इनटू इसका मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 32B प्लस में कितना हो जाएगा 80A, 80A अपॉन में टोटल मोल्स A प्लस B, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इसको रिप्लेस करवा दो A को B से, तो कितना हो जाएगा बोलिए 32B, और 32B कितना हो जाएगा अपने पास 5B ना, चलो इसको 32B लिख देते, 80 को A की जगह मैं 5B पुट कर रहा हूँ है ना, तो कितना हो जाएगा ये 8040, तो कितना हो जाएगा 400A है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 6B है ना, तो कितना हो जाएगा ये B हो गया ना 432 B अपॉन में 6B, B से B कैंसिल, कितना आ जाएगा 72, 72। तो इसका मिक्सर का मोलर मास कितना निकल जाएगा 72। वेपर डेंसिटी पूछी होती तो फिर उसका आधा कर देते 75। सही है क्या, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक पॉइंट और बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन करने का तरीका ऐसा नहीं है, तरीका ऐसा नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं करना, मतलब आपको वीडियो देखने का तरीका ऐसा नहीं, मतलब है ना, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वीडियो देखने का तरीका जब आप देख रहे हो ऐसा नहीं है। आपको कैसे करना है, वीडियो चल रहा है, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना है, नहीं बनेगा उसके बाद अपन उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो आगे क्लोज करना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैंने आपको कॉपी में प्रॉपर लिखा रखी और नहीं भी अगर मान लो किसी ने लिखी रखी होगी तो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ तरीके से किया है और समझाया क्वेश्चन को इस तरीके से कि आपको समझ में वो आ जाएगा, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, जल्दी जल्दी फटाफट निपटा देते हैं इसको अपन, है ना। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके ऊपर मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार है सारी चीजें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और इसमें डिस्कशन करते हैं अपन लोग। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसमें अपन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ मैं, चलो अपन ने मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं करना है सवाल, चलो एक सवाल मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड करते हैं, वही सेम सवाल, O2 गैस मान लो, N2 गैस मान लो, और ऐसा दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन O2 के जो है वो मान लो सपोज करो 0.8 है, ठीक है, और आपको दे रखा है चलो इसको 0.2 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि मोल फ्रैक्शन N2 के कितने होंगे। दो चीजें हैं, मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है, सभी को पता है, ये कितना होगा 0.8 होगा। अब बता, अगर एवरेज मोलर मास निकालना है तो क्या करूँगा, या तो मैं क्या करूँगा मोल्स निकालूं, मास निकालूं, फिर फॉर्मूला लगा दूं टोटल मास और टोटल मोल्स, या उससे अच्छा आपको बस एक फॉर्मूला लिखा है, देखो मोल फ्रैक्शन O2 इनटू मोलर मास ऑफ O2 प्लस में मोल फ्रैक्शन N2 इनटू मोलर मास N2। क्या आपको समझ में आया। बताइए मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2 इनटू मोलर मास कितना होता है इसका 32 प्लस में मोल फ्रैक्शन कितना है इसका बताइए, बताइए कितना है 0.8 इनटू मोलर, इसका मोलर मास कितना होता है 28, कितना हो जाएगा ये 6.4 प्लस में कितना हो जाएगा ये 56, 112, 200 है ना 24 टू 22.4 कितना आ रहा है ये 8, 8 और 2 28.8, ठीक है, तो 28.8 ग्राम आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर वेपर डेंसिटी पूछो तो 13.4 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। इतना आसान है ये, कुछ इसमें दम नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी बड़ी बात इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है ना। इसके ऊपर मैं आपको अच्छा समझ गया। जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि कंटेनर है और कंटेनर के अंदर दो चीज़ें हैं, NO2 है और साथ में मैंने बोला N2O4 है। मैंने बोला इस मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी है वो वेपर डेंसिटी दे रखी 20, मान लेते इसको थोड़ा सॉल्व करने का अपन, है ना 26.7 मान लेते, ये 27.6 मान लेते
हाँ ठीक है, 6 से 12 50, हाँ करेक्ट है, 27.6 मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो बताओ कि इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है वो क्या होगा, मोलर मास कितना होगा, मिक्सचर का मोलर मास कितना होगा, तो आपको पता है कि कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, बोलिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 27.6 यानी कितना हो जाएगा ये 6 से 12 और 7 7 14 55.2, ठीक, सिंपल सी बात है, ग्राम्स में आएगा मोलर मास तो ऑब्वियस है। अब मुझे बताओ सेकंड सवाल इसमें पूछा जाता है आप लोगों से कि बताओ इस मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितने होंगे, कर लोगे क्या, सिंपल सा सवाल, वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करो, चेक करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, क्या दिक्कत है इसमें, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला कितना रहेगा, बोले मोल फ्रैक्शन किसका N2 गैस का, N2 में मोलर मास कितना है इसका बताइए 46 प्लस मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा N2O4 का, N2 में किसका हो जाएगा मोलर मास इसका, उसका मोलर मास 92 आएगा, इसका मोलर मास 46 आएगा, देख लेना करके, इसमें कुछ दम वाली बात नहीं है। बोले कितना दे रखा है 55.2 निकाला आपने। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 सॉरी और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इसका सम तो बना है, क्योंकि हम जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन का 1 होता है, तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस का, है ना, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, N2 में कितना आ जाएगा 46 प्लस में कितना आ जाएगा 92 टाइम्स, इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू में 92, ठीक, बोलिए कितना आ जाएगा ये 46 माइनस का कितना आ जाएगा 46 टाइम्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 प्लस में 92 टाइम्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ, सही है। अब मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 55.2 है, इसको इस साइड लेकर आऊँ, कितना बचेगा ये अपने पास 5 है ना, 4 और 9.2 बचेगा, इसी का तो कितना आ जाएगा 46 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, बताइए यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितना आ रहा है, दिख रहा है नहीं, तो दिख रहा है, कट रहा है 2 बार में, 2 और 1.2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए 0.2 आ जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा बताइए इसका 0.2, ठीक। अच्छा अगर मान लो सपोज करो किसी ने पूछा था मोल फ्रैक्शन NO2 का बताओ, तो बताओ NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, भाई दोनों का समान है ना, तो अगर 0.2 से कितना होगा 0.8 होगा, क्वेश्चन में वैसे ये पूछा हुआ था तो आंसर 0.2 ही MCQ था तो टिक करना था, अदरवाइज अगर इसका पूछा था तो 0.8 होता, अदरवाइज है ना, आंसर तो पहले आ चुका था 0.2, करेक्ट है क्या, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, खत्म, ठीक। एक दो सवाल और कर लेते हैं इसके ऊपर फटाफट फटाफट, है ना, वीडियो को पॉज करके जो लिख लेना। चलो अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट, एक दो सवाल और करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे एक सवाल इसमें ये नहीं कि अगर मान लो सपोज करो कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मान लो सपोज करो मान लेते हैं चलो O2 गैस है मान लेते हैं फिर से, और मान लेते हैं यहाँ पे H2 गैस है, ठीक है, और आपको दे रखा है ये दे रखा है 20% और ये दे रखा है 80% कर लेते हैं इसको, है ना, इसको कर लेते हैं 20%, लेकिन अब की बार ये दे रखा है बाय मोल्स, मतलब टोटल मोल्स का 80% और ये 20 मोल्स, मतलब कंटेनर के अंदर मान लो 100 मोल्स है, 100 मोल्स में 80 मोल्स इसके होंगे, 20 मोल्स इसके होंगे, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको भी बाय मोल्स ऑब्वियसली। अब यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, बच्चों को याद रहता है कि अगर मान लो परसेंट दिया हुआ है तो फिर क्या करना, मास मान लेना 100 ग्राम का है और उसका 80% या 80 ग्राम, अरे भैया वो तब करना है जब मास से दिया हुआ परसेंट, जैसे मान लो आपको से लिखा होता ना बाय मास, अगर मान लो सपोज करो यहाँ से लिखा होता ना बाय मास दोनों तरफ ऐसा होता मान लो क्वेश्चन, तो फिर आप कैसे करते, टोटल मान लो टोटल मोल्स 80 प्लस 20 है ना 100 अपॉन में इसके मोल्स है ना 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 प्लस में इसका मास अपॉन में मोलर मास 22, खत्म, क्वेश्चन में आता। अरे भैया लेकिन मास होता तब, अगर मान लो मोल्स होता ना तो ऐसा नहीं करना, गलती मत कर देना, थोड़ा होश में रहना है ना, कॉन्शियसली रहना है ना, अदर उन्हीं की बिल्कुल चले यार मालूम नहीं क्या हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने भी देखा कि हम मोल परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोले क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले की डेफिनेशन हम खुद से करें सारे, तो हमें सब चीज़ें रिलेट हो रही है क्यों कैसा हो रहा है, बोलो कितना हो जाएगा परसेंटेज बाय मोल्स इसके, देखो लास्ट वाला फॉर्मूला याद है, तो लिख देता हूँ, ऐसे लिखा मैंने अभी, देखो मोल परसेंटेज ए जो कि यहाँ O2 मान लेता हूँ इनटू में मोलर मास किसका हो जाएगा O2 का, प्लस में कितना हो जाएगा बताइए मोल परसेंटेज किसके बताइए B के इनटू में क्या हो जाएगा बताइए मोलर मास किसका है यहाँ पे N2 का, सही है, अपॉन में क्या था बताओ 100, ये फॉर्मूला देखो अपने ड्राइव करा है थोड़ी देर पहले, बोलो परसेंटेज बाय मोल्स, जब मोल परसेंटेज वैसे कितने हैं बताओ 80 इनटू में कितना हो जाएगा इसका मोलर मास 32, सही है। अच्छा इसका कितना हो जाएगा बताओ, ये काम करो इसको 20 कर लो, इसको 80 कर लो, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस वो भी हो जाता है कि मतलब, तो बोले कितना हो जाएगा ये 20% इंटू में कितना हो जाएगा 80 इंटू में मोलर मास कितना है इसका, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 200, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मतलब 640 अपॉन में कितना हो जाएगा 160 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ठीक है, दिख रहा है 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा भी हो मैंने इसको 23 करके तो फटाफट सॉल्व हो जा रहा था, वैसे भी हो जाता सॉल्व, ऐसे जल्दी हो गया,
वेपर डेंसिटी पूछता मिक्सचर की तो कितना हो जाएगा 4। इसी इससे आसान क्या होगा, समझ गए क्या? कोई डाउट तो नहीं है आपके पास? 100%। चलो यहीं पे मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट और बताता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ यहाँ पे आपको, है ना। आइसोटोप्स के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, नोट करके पॉइंट लिखना फॉर आइसोटोप्स, फॉर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में जो डिटेल डिस्कशन होता है, डिटेल जो जिक्र होता है इस चीज़ का, वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आइसो सीरीज पढ़ते हैं ना, आइसोबार्स, आइसो है ना, बार्स हो गया, आइसो ये हो गया, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसोस्टर्स हो गया, आइसोडाइफर्स हो गया, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, सब चीज़ें वहाँ पढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसमें अभी केवल आइसोबार्स की बात करेंगे, अगेन इसका डिटेल डिस्कशन आगे एक बार और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कर लेंगे। तो सुनना, ऐसी स्पीशीज, वो स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, यानी जो Z होता है वो, बट डिफरेंट मास नंबर, यानी A, यानी ऐसी स्पीशीज के लिए जो Z हो सेम हो, और जो A होता है, A माने मास नंबर, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का सम, वो डिफरेंट होता है ना। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, तो इसी का आइसोटोप होता है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। एक और आइसोटोप होता है, इसको ट्रिटियम बोलते हैं या ट्राइटियम बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन मास नंबर इसका 1 है, तो इसका 2 है, तो इसका 3 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर A लिखते हैं या Z लिखते हैं, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही मतलब है, ऐसे इन दोनों में एक ही मतलब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो Z है, ये Z बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। और यहाँ पे जो A है वो इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मान लो ये ऊपर वाला टर्म सेम आ रहा है, Z अगर मान लो सेम आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी बताइए, इसमें सेम होगी। लेकिन अगर मान लो A सेम अलग आ रहा है, तो प्रोटॉन तो सेम है, तो A क्यों अलग हो रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या भी क्या होती है बताइए, अलग अलग। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है इसमें बताओ, अलग अलग होती है। तो आइसोटोप मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हो, अलग अलग हो। जैसे मान लो सपोज उसमें प्रोटॉन्स काउंट करो तो कितने होंगे, प्रोटॉन्स मतलब Z के बराबर, मतलब बीच वाला नंबर, यानी 1 1 1। और अगर कोई बोले न्यूट्रॉन्स काउंट करो, तो मतलब कैसे करोगे न्यूट्रॉन्स काउंट, बताओ। न्यूट्रॉन्स काउंट करने के लिए A में से प्रोटॉन्स को घटा देना। A माने क्या, इसको ऐसे लिख दे, तो A मतलब ऊपर वाला नंबर है ना, और P माने क्या, Z। तो मतलब क्या करो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना, तो कितना आ जाएगा बताओ, 0। कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा बताओ। तो देखो दिख रहा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें जो है वो अलग अलग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में क्या है, अलग अलग है। समझ में आया क्या? तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपन ड्यूटेरियम, है ना, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इन वगैरह के नाम वगैरह डिटेल में आगे चल के आएंगे, तो बस जस्ट लिख के छोड़ दो। कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, इसको आपका लेता हूँ में। जैसे मान लो मैंने बोला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 3 आइसो, बहुत सारे मतलब जो जनरली अपन बोलते हैं, जैसे 16 हो गया, ये ऑक्सीजन 17 बोल लो, ऑक्सीजन 18 बोल लो। अगर मतलब कार्बन है तो कार्बन के कई सारे हो सकते हैं। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रोजन के मान लो सपोज करो 15 हो गया, नाइट्रोजन मान लो और 14 हो गया, ऐसे लिख देता हूँ 14 15। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे क्लोरीन के हो गए, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एटॉमिक नंबर इसका 17 है, समझ रहे हो क्या? तो अगर मान लो सपोज करो मेरे पास कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मान लो सपोज करो क्लोरीन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बताओ, क्लोरीन पड़ा हुआ है। तो उस क्लोरीन के अंदर मालूम है नेचुरली, मतलब जो एक्चुअल डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, 75% ये वाला होगा और 25% ये वाला होगा, ठीक है। तो मान लो आपको गिवन 75% और ये भी आपको गिवन है 25%। ये जो डेटा मैं बोल रहा हूँ ये बाय मोल्स है, मतलब अगर टोटल मोल्स में 75 मोल्स इसके होंगे, 25 मोल्स इस वाले क्लोरीन के होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए बताओ एवरेज मोलर मास क्या होगा, तो ऐसा एवरेज मोलर मास को यहाँ पे अपन एवरेज एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, एटॉमिक मास की बात हो रही है यहाँ पे, एक है ना एटम की बात, उसकी बात हो रही है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 75 इसकी अबंडेंसी इंटू में इसका एवरेज वो क्या बोलते हैं मोलर मास, जो कि कितना है 35, प्लस में कितना हो जाएगा बोलिए, इसकी अबंडेंसी इंटू 25% है, इंटू में इसका परसेंट, वो कितना हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद हो रहा है ना, थोड़ी देर पहले लगाया था आखिरी में, वही है। अब क्या आ जाएगा बताओ 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा 35.5। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि क्लोरीन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 35.5। तो ये नंबर बेसिकली जब भी फ्रैक्शन में आता है ना एटॉमिक मास का नंबर, तो हमेशा एवरेज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है ए इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स की संख्या तो इवन नंबर में ही होगी, इवन बोल रहा हूँ सॉरी, उसमें ही होगी, होल नंबर में ही होगी, इंटीजर उसमें थोड़ी होगी, फ्रैक्शन में थोड़ी ना होगी, इंटीजर ही होगा वो हमेशा। उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, 3.5 4.5 ऐसा थोड़ी होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, होल नंबर ही होगा हमेशा।
तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी दो होल नंबर को जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर होगा। तो फिर ये जो नंबर आ रहा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ने से आ रहा है, ये भी होल नंबर होना चाहिए, लेकिन तो फ्रैक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखना फ्रैक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एवरेज है। तो जब भी आपको एवरेज मेजरमेंट दिखेगा तो फ्रैक्शन में दिखेगा तो समझ जाना, जब भी आपको एवरेज मेजरमेंट फ्रैक्शन में दिखेगा तो समझ जाना वो क्या है, एवरेज है। क्या समझ में आया? जब भी आपको मेजर मास फ्रैक्शन में दिखेगा तो समझ जाना वो क्या है, एवरेज मेजर मास है उसके आइसोटोप्स के बीच में। समझ में आया क्या? चलिए, है ना। एक छोटा सा सवाल मैं आपको यहाँ और देता हूँ, अच्छा सवाल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा, ठीक है। ये सब आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है कॉपी में, आप देखोगे तो सबको सब मिलेगा, है ना। अभी मैंने कोशिश करी ज़्यादातर पार्ट को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि क्लास में तो क्या होता है ज़्यादातर चीज़ें जो होती है डिक्टेट करके लिखवा दी जाती है ना। चलो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे करना। एक कोई एक्स आइसोटोप, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, उसका एवरेज एटॉमिक मास रहेगा 20.1। देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ मतलब ये कैसा है, एवरेज एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास है। इसे तीन आइसोटोप, कितने आइसोटोप है, तीन आइसोटोप है। कितने आइसोटोप से बताइए, तीन आइसोटोप है। एक है मेरे पास X20, एक से 20 X21 और एक से X22। अब आपको इसमें दे रखा है परसेंटेज अबंडेंसी बोलते हैं उसको अपन लोग, अबंडेंसी लिख सकते हैं, अबंडेंस लिख सकते हैं। ये बेसिकली परसेंटेज बाय मोल्स ही है ना। ये दे रखा है आपको 90%। सबसे पहला सवाल, क्या ये टोटल 100% ही होता है? तो अगर 90% होगा तो टोटल इसका कितना होगा, 10%। तो अगर मान लो सपोज करो मैंने इसको 1% बोल दिया तो ये कितना होगा, 10 माइनस का 1%। क्या मेरी बात समझ में? और क्वेश्चन में आपको ये 1 और ये 10 माइनस 1 भी पता करना है ना, ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा है, ऐसा लिख देता हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंसी ऑफ आइसोटोप X21, ये ऐसे लिख सकते हैं, एंड X22। क्वेश्चन भी लिख दिया, चलो पूरी लिख दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, करिए सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला, इसका एवरेज मोलर मास कितना दे रखा है 20.18 इज इक्वल टू इसका एवरेज मोलर मास जो कि कितना है, सॉरी इसका मोलर मास जो कि कितना है 20 इनटू इसकी अबंडेंसी। फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, मोल परसेंटेज इनटू इसका मोलर मास प्लस में इसका अबंडेंसी जो मैं 1% मान लेता हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा 10 माइनस का 1% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21A प्लस में कितना हो जाएगा बोलिए 22, या ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस का A इंटू 22। ठीक है, फॉर्मूला कितना रहेगा बताओ 100। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा बैकवर्ड से देखो, वीडियो को समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2018 इज इक्वल टू कितना रहेगा 9 to 18 1800 प्लस में कितना रहेगा 21A प्लस में कितना रहेगा बताइए 22 और माइनस में कितना रहेगा 22A नीचे तो चला गया। सॉल्व भी करना है इसको, मैं लिख सकता हूँ चाहूँ तो इसको 2020 माइनस का कितना रहेगा ये 2020 माइनस का A, और यहाँ से अगर मैं A सॉल्व करूँ तो कितना निकल जाएगा 2020 माइनस 2018 कितना निकल जाएगा 2। यहाँ इसकी अबंडेंसी क्या देगी 2%, तो इसकी क्या देगी 8% की। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कितना अच्छा सवाल था। तो ऐसे करके सवाल बनेंगे आपको, तो आप कर लेना है ना। तो मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं अपन लोग इस वाले पार्ट पे। इसका वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेरे ख्याल से अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो पूछ लेना फिर, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में अपन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।